आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में जानेंगे। उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मॉन्टेग्यू, जिनका पूरा नाम एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू था और वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड चेल्मसफोर्ड थे, जो 1916 से 1921 तक रहे। 1919 एक्ट से पहले जो भी घटनाएं हुई जिनका प्रभाव 1919 एक्ट पर पड़ा होगा, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया जो 1918 तक चला, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया। इंडियन आर्मी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी बोली जाती थी, ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व थी। इंडियंस ने ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने इंडियंस की डिमांड्स को पूरा करने का वादा किया था और 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए थे। 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ। 1917-18 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। इन सब का प्रभाव कहीं न कहीं 1919 के एक्ट पर रहा होगा। 1916 में इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जॉइंट सेशन किया। इसमें लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। इसका मोटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव डालना ताकि भारत के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाए और इंडियंस को अपना देश चलाने के लिए अधिक अधिकार दे। 1917 में न्यू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिक्लेरेशन दिया, जिसे ऑगस्ट डिक्लेरेशन और मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी कहा गया। उसमें इंडियंस के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात की और इंडिया में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने की बात की। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया गया, जिसमें प्रेम्बल को लिखा गया। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। लखनऊ पैक्ट में सवाल उठाया गया कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की सैलरीज इंडियन फंड से क्यों दी जाती है, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी जानी चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट दो तरह के काम करता है, फर्स्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, सेकंड एजेंसी वर्क, जैसे आज के टाइम एम्बेसी करती है, इसलिए सैलरी देते हैं। अगर इससे कोई प्रॉब्लम है तो इसे चेंज कर सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लंदन में एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया, जिसका नाम था हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, जो एजेंसी वर्क करता था। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सैलरी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी और हाई कमिश्नर फॉर इंडिया को इंडियन फंड से सैलरी दी जाएगी। पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 में से 1 मेंबर इंडियन हो सकता था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 3 मेंबर्स इंडियन हो सकते थे। लखनऊ पैक्ट में एडिशनल मेंबर्स की संख्या को बढ़ाने की डिमांड की, जो 16-260 थी, जिसे 150 करने की बात की गई। उसमें भी 75 इंडियंस होने चाहिए और 75 का 1/3 मुस्लिम समुदाय से सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू होना चाहिए। अब जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्या चेंजेस हुए। सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल कर दिया, मींस 2 हाउस बना दिए। फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे लोअर हाउस कहा गया, सेकंड काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे अपर हाउस कहा गया। लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स की संख्या 145 थी, जिनका टर्म 3 इयर्स था, और काउंसिल ऑफ स्टेट में मेंबर्स की संख्या 60 थी और टर्म 5 इयर्स था। लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या 104 थी, नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या 41 थी। नॉमिनेटेड मेंबर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल की संख्या 26 थी और नॉन ऑफिशियल की संख्या 15 थी। इलेक्टेड मेंबर्स 104, जिनमें जनरल से आते थे 52, मुस्लिम से 30, यूरोपियंस 9, जमींदार 7, इंडियन व्यापारी 4 और सिख कम्युनिटी से 2 मेंबर्स आते थे। ऐसे ही काउंसिल ऑफ स्टेट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड था, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या 33 थी, नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या 27 थी। नॉमिनेटेड मेंबर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल मेंबर्स थे 17, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे 10। इलेक्टेड मेंबर्स आते थे जनरल से 15 मेंबर्स, मुस्लिम से 11, यूरोपियंस होते थे 3, चेंबर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे, बंगाल एंड बर्मा से 3 मेंबर्स आते थे और 6 कम्युनिटी से 1 मेंबर आता था। टोटल इलेक्टेड सीट 137, टोटल इलेक्टेड यूरोपियंस 12 एंड टोटल इलेक्टेड इंडियंस 125 एंड टोटल इलेक्टेड मुस्लिम्स 41, जो सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा इलेक्ट होकर आते थे। लोअर और अपर हाउस के काम में कोई डिफरेंस नहीं था, एक्सेप्ट पावर ऑफ वोट सप्लाई, जो ओनली लोअर हाउस के पास थी। अब किसी भी बिल को पास होने के लिए दोनों हाउस से गुजरना पड़ेगा। अगर दोनों हाउस में से किसी एक हाउस ने पास किया और एक ने नहीं किया, ऐसी डेडलॉक सिचुएशन के लिए जॉइंट कमिटी, जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस एंड जॉइंट सिटिंग का इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर 7 जगहों पर थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में 2 और जगह ऐड कर दी गई, जो थी बिहार, ओडिशा और सेंट्रल प्रोविंस। और कहा गया कि हर एक प्रोविंस से जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होकर आएंगे, उनमें से 3 से 4 मेंबर को मिनिस्टर बना दिया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रोविंशियल लेवल पर डीआकी को इंट्रोड्यूस कर दिया। डीआकी का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट।
अब तक सेंट्रल एंड स्टेट के बीच पावर इक्वालिटी नहीं थी कि किस सब्जेक्ट पर कौन लॉ बनाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डिवीजन ऑफ पावर किया, जिससे क्लियर हो पाए कौन किस सब्जेक्ट पर लॉ बनाएगा। सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ऐसे सब्जेक्ट जो पूरे देश के हित में हो और जिसके संबंध में कानून में एकरूपता पूरे देश के लिए आवश्यक हो, ऐसे सब्जेक्ट सेंट्रल सब्जेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, पॉलिटिकल रिलेशंस आदि। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर लॉ गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स बनाते थे और रिजर्व सब्जेक्ट्स पर लॉ गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर बनाते थे। ऐसे ही सेंट्रल सब्जेक्ट्स 47 हो गए और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की संख्या 50 हो गई। ऐसे ये डबल गवर्नमेंट बन गई। आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्या क्या मेरिट्स थे। ब्याकी को इंट्रोड्यूस किया, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की अवधारणा तैयार की गई। एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया। फर्स्ट टाइम इलेक्शंस के बारे में लोगों को जानकारी मिली, जिससे लोगों में पॉलिटिकल इंटरेस्ट पैदा हुआ। कुछ भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्या क्या डिमेरिट्स थे। वोट देने का अधिकार बहुत सीमित था, हर आम आदमी वोट नहीं दे सकता था। सेंट्रल लेजिस्लेचर में सीट्स का एलोकेशन पॉपुलेशन के बेस पर नहीं किया गया था। 1919 में रोलेट एक्ट पास किया गया, जिसने प्रेस और आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया। भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद एक्ट पास हुआ। कई भारतीय सदस्यों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. Please press the bell icon. Hope you like it. Stay safe.